नमस्कार। हाल फिलहाल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जयशंकर गुप्त। आज दो अहम मुद्दों पर बात होगी। पहला मुद्दा पेगासस जासूसी कांड का है, तो दूसरा मुद्दा है मीडिया पर सरकारी शिकंजा कसते जाने के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं पेगासस जासूसी कांड से। क्या कोई सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों, उससे असहमति रखने वाले पत्रकारों, वकीलों, उद्यमियों और नागरिकों की जासूसी करवा सकती है? इस सवाल को लेकर संसद के मानसून सत्र का पहला सप्ताह बाधित रहा। इस मामले पर संसद में चर्चा कराने, इसकी संयुक्त संसदीय समिति अथवा सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में न्यायिक जांच की मांग कर रहे विपक्ष के हंगामे और सरकार के अड़ियल रुख की भेंट चढ़ गया पहला सप्ताह। राज्यसभा में पेगासस जासूसी मामलों पर जब सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव जवाब दे रहे थे, उसी समय हंगामा कर रहे सांसदों के बीच से तृणमूल कांग्रेस के सांसद शांतनु सेन आए और उन्होंने उनका जवाब की जो प्रति थी उनसे छीन लिया और उसको फाड़ दिया। अब इस मामले को लेकर के काफ़ी हंगामा मचा। संसद की कार्रवाई, राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित कर देनी पड़ी और अगले दिन जब कार्रवाई शुरू हुई तो संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने उनके खिलाफ एक निलंबन का प्रस्ताव रखा, जिसको राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू साहब ने स्वीकार कर लिया और इस तरह से शांतनु सेन पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए। मामला लेकिन शांत होने वाला नहीं लग रहा है। विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा है। हमको नहीं लगता कि आने वाले सप्ताह में भी संसद जो है सुचारू ढंग से चल पाएगी, क्योंकि सरकार अपनी जगह पर अड़ी हुई है और विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। देश और दुनिया के कई और देशों में भी इजराइल की कंपनी एनएसओ के जासूसी उपकरण पेगासस स्पाईवेयर के जरिए की गई जासूसी के संबंध में नित नए खुलासे हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा, पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, युद्धक विमान राफेल की खरीद से जुड़े उद्योगपति अनिल अंबानी, उनकी कंपनी के कुछ बड़े अधिकारी, राफेल कंपनी के कुछ अधिकारियों से लेकर जम्मू कश्मीर के कुछ बड़े नेताओं और देश के 4 दर्जन नामी गिरामी पत्रकारों के साथ ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद पटेल के नाम भी अब तक सामने आ चुके हैं। इन लोगों के मोबाइल फ़ोन नंबरों को हैक कर उनकी जासूसी की बात कही जा रही है। मज़ेदार बात यह है कि जिस समय लोकसभा में अश्विनी वैष्णव साहब जासूसी प्रकरण के मामले में सरकार की तरफ से सफाई दे रहे थे और कह रहे थे ये आरोप निराधार है और सरकार जो है किसी की भी अवैधानिक ढंग से जासूसी नहीं कराती है, उसी समय उनका नाम इस लिस्ट में आ गया और ये बताया गया कि उनका नंबर भी हैक किया गया था। इसके अलावा फ्रांस में खोजी पत्रकारिता के लिए मशहूर संस्था मीडिया पार्क के फाउंडर एडवी प्लेनेल और उनकी सहयोगी पत्रकार लीनाक ब्रेडा के नाम भी उस लिस्ट में हैं, जिनके फ़ोन की पेगासस के जरिए जासूसी की गई। मीडिया पार्क वही संस्था है जिसकी शिकायत पर फ्रांस में राफेल खरीद में भ्रष्टाचार की जांच अभी शुरू हुई है। उधर विपक्ष के नेता कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तो इस जासूसी प्रकरण को राजद्रोह करार दिया है। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह जी को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने उनके त्यागपत्र की मांग की है। उन्होंने इस मामले में प्रधानमंत्री की भूमिका की जांच भी सुप्रीम कोर्ट से कराने की मांग की है, लेकिन सरकार ने मीडिया रिपोर्टों के आधार पर विपक्ष की इस मांग को निराधार करार देते हुए कथित जासूसी प्रकरण को संसद के मानसून सत्र के ठीक एक दिन पहले सार्वजनिक करने के पीछे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र की आशंका जाहिर की है। इसी मसले पर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री श्री वैष्णव ने कहा कि एक वेब पोर्टल पर कल रात एक अति संवेदनशील रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसमें बढ़ा चढ़ाकर कई आरोप लगाए गए। ये रिपोर्ट संसद के मानसून सत्र के ठीक एक दिन पहले प्रकाशित हुई। यह संयोग मात्र नहीं हो सकता है। इसी तरह की बात करते हुए गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसकी क्रोनोलॉजी समझाने की कोशिश की है। उन्होंने भी यही कहा कि जब संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला था, उससे ठीक एक दिन पहले इस तरह की रिपोर्ट को जारी करके पूरी दुनिया में भारत की छवि को खराब करने का प्रयास किया गया है। भारत के विकास की धारा को रोकने का कोशिश की गई है। इसमें कहीं ना कहीं कोई अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भी हो सकता है। सरकार की तरफ से यह भी साफ करने की कोशिश की गई कि सरकार अवैधानिक तरीके से किसी की जासूसी नहीं करवाती है, यानी
वैधानिक तरीके से जासूसी कराई जा सकती है, लेकिन वैधानिक तरीके से जो जासूसी होती है उसके कुछ पैरामीटर्स हैं। आप अलगाववादी तत्वों की, आतंकवादी तत्वों की या देश की सुरक्षा के नाम पे जो खतरा हो सकते हैं उनकी निगरानी कर सकते हैं। वो भी जासूसी नहीं, वो सर्विलेंस की बात है, निगरानी कर सकते हैं, जासूसी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस मामले में तो जिनके नाम भी अभी तक आए हैं, क्या राहुल गांधी देश की सुरक्षा के नाम पे खतरा हैं? क्या देश के जो 40 बड़े पत्रकार हैं दिल्ली के और देश के अन्य हिस्सों के भी उसमें कुछ पत्रकार शामिल हैं, ये लोग इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं? या इसी तरह से जिसके भी नाम आए हैं इसमें ऐसा कोई भी नाम नहीं दिखाई दे रहा है जो आतंकवादी गतिविधियों में जिसका नाम कभी आया हो, जो अलगाववादी राजनीति की वकालत करता हो, ऐसा कोई भी नाम नहीं है। लेकिन अब इनके नाम भी जासूसी हो रही है, तो सरकार को ये बताने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए कि आखिर में पहली बात तो यह है कि ये जासूसी सरकार ने करवाई है कि नहीं करवाई है। एनएसओ को इस बात का ठेका दिया गया कि नहीं दिया गया। एनएसओ कंपनी जो इजराइल की है उससे पेगासस जो स्पाईवेयर है उसकी सर्विसेज हमारी सरकार ने ली है कि नहीं ली है, ये बताने में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अगर सरकार इस संबंध में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के रहस्योद्घाटनों को निराधार और षड्यंत्र मानती है तो फिर इस मामले की संयुक्त संसदीय समिति अथवा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने को तैयार क्यों नहीं हो जाती है? इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि साहब विपक्ष के आरोप निराधार हैं और इसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र हो सकता है तो इसकी जांच करा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मज़ेदार बात यह है कि यह मांग केवल विपक्ष के नेता और हमारे जैसे पत्रकार ही नहीं कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा है कि अगर छिपाने के लिए आपके पास कुछ नहीं है तो प्रधानमंत्री मोदी जी को चाहिए कि वह इजरायली के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखें और एनएसओ के पेगासस प्रोजेक्ट का पता लगाएं। यह भी पता लगाया जाए कि इसके लिए पैसे किसने खर्च किया। स्वामी ने ट्विटर पर लिखा कि पेगासस स्पाईवेयर एक व्यावसायिक कंपनी है जो पैसा लेकर ही काम करती है, इसलिए यह सवाल लाजमी है कि भारतीय लोगों पर जासूसी के लिए पैसे अगर भारत सरकार ने नहीं दिए तो आखिर किसने दिए? मोदी सरकार को इसका जवाब देश की जनता को तो देना ही होगा। अपने विरोधियों की जासूसी कराने के इस मामले में सरकार पर शक की सुई इसलिए भी उठ रही है क्योंकि पेगासस स्पाईवेयर की जो मालिक इजरायली कंपनी एनएसओ है उसने साफ कहा है कि उसका जासूसी सॉफ्टवेयर अपराध और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने और लोगों के जीवन को बचाने के एकमात्र उद्देश्य के लिए केवल सरकारों और उनकी खुफिया एजेंसियों को ही भेजा जाता है। इसका मतलब तो साफ है। उसने ये भी कहा है कहीं पर कि साहब ये हमारी जो सर्विस है वो किसी निजी क्षेत्र के व्यक्ति या संस्थान को नहीं दी जाती है। तो अगर ये सच है तो इसका मतलब कि सरकार को ही दी होगी, तो सरकार को इसके सच के साथ सामने आना चाहिए। सच तो यह है कि मीडिया रिपोर्ट सार्वजनिक होने से पहले ही सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर बता दिया था कि वाशिंगटन पोस्ट, गार्जियन और कुछ और मीडिया संस्थान एक रिपोर्ट सार्वजनिक करने जा रहे हैं जिसमें इजराइल की स्पाईवेयर पेगासस को मोदी कैबिनेट के मंत्री, आरएसएस के नेता, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और पत्रकारों के फ़ोन टैप करने के लिए हायर किए जाने का भंडाफोड़ होगा। बात भी सही निकली। उसी दिन शाम को दुनिया भर के अखबारों, जो बड़े अखबार हैं दुनिया भर के, वाशिंगटन पोस्ट है, गार्जियन है, लेमांड है और भी कई अखबार हैं, और हमारे यहाँ जो द वायर न्यूज़ पोर्टल है, इन्होंने शाम को अपनी रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा किया कि भारत सरकार ने 2017 से लेकर 2019 के दौरान करीब 300 भारतीयों की जासूसी करवाई है। इन 300 लोगों में विपक्ष के नेता, पत्रकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और बिजनेसमैन भी शामिल हैं। द वायर ने दावा किया कि सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर के जरिए इन लोगों के फ़ोन हैक किए थे। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है पेगासस स्पाईवेयर और किस तरह से लोगों की जासूसी कराई गई या फ़ोन लोगों के हैक कराए गए। दरअसल वर्ष 2016 के आसपास फ्रांसीसी मीडिया संस्थान फॉरबिडन स्टोरीज और मानवाधिकारों से जुड़ी हुई संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल को तकरीबन 50 देशों के 50,000 से अधिक फ़ोन नंबर्स की एक लिस्ट मिली थी। कहा गया था कि इन नंबरों की पेगासस स्पाईवेयर के जरिए हैकिंग कराई जा रही है। फॉरबिडन स्टोरीज ने इनमें से 67 नंबरों के उपयोगकर्ताओं से अनुमति ली और उनके नंबरों की फोरेंसिक जांच कराई।
इनमें से 37 लोगों के फ़ोन में एमनेस्टी इंटरनेशनल सिक्योरिटी लैब्स को पेगासस स्पाईवेयर द्वारा संभावित रूप से टारगेट बनाए जाने के सबूत मिले। इसके बाद ही इन संस्थाओं ने पूरी सूची को दुनिया भर के 16-17 बड़े और नामचीन मीडिया संस्थानों के साथ शेयर किया। उनमें हमारे देश का दवायर मीडिया भी है। इन मीडिया संस्थानों और उनके 80 पत्रकारों की एक टोली ने महीनों की मेहनत और गहन जांच के बाद बताया कि पेगासस के जरिए अलग अलग देशों की सरकारें वहां के पत्रकारों, विपक्षी नेताओं, बिजनेसमैन, सामाजिक कार्यकर्ताओं, वकीलों और वैज्ञानिकों समेत कई ऐसे लोगों की जासूसी करवा रही है जिसमें भारत का भी नाम है। पेगासस स्पाईवेयर बनाने वाली इजरायली साइबर कंपनी NSO ग्रुप का दावा है कि वह स्पाईवेयर को किसी निजी व्यक्ति अथवा संस्थान को नहीं बेचता। पेगासस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बिना सहमति के आपके फ़ोन तक पहुंच हासिल करने, व्यक्तिगत और संवेदनशील जानकारी इकट्ठा कर जासूसी करने वाले यूजर को देने के लिए बनाया गया है। यह अगर किसी स्मार्टफोन में डाल दिया जाए तो कोई हैकर उस आईफोन, एंड्रॉयड फ़ोन के माइक्रोफोन, कैमरा, ऑडियो और टेक्स्ट मैसेजेस, ईमेल और उसके लोकेशन तक की सभी तरह की जानकारियां हासिल कर सकता है। वैसे सच बात तो यह है कि इससे पहले भी तमाम सरकारों पर अपने विरोधियों की जासूसी करने के आरोप लगते रहे हैं। कई सरकारों को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। लेकिन आश्चर्यजनक बात यही है कि पेगासस जासूसी प्रकरण को पूरी तरह से निराधार और भारत की प्रगति और विकास को अवरुद्ध करने के अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा मान रही मोदी सरकार इसकी संयुक्त संसदीय समिति से अथवा सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में किसी तरह की जांच करने को भी तैयार नहीं हो रही है। भारत और फ्रांस में जिन लोगों की जासूसी कराए जाने के विवरण सामने आ रहे हैं, उसके मद्देनज़र राफेल युद्धक विमानों की खरीद और उसमें कथित तौर पर ली अथवा दी गई दलाली का मामला भी नए सिरे से तूल पकड़ सकता है। फ्रांस ने तो इस प्रकरण को अपराध मानते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन भारत सरकार अभी भी इसे नकारने के मूड में ही दिख रही है। सरकार और विपक्ष के रुख को देखते हुए आसानी से यह मामला शांत होते नहीं दिख रहा है और लगता है कि मानसून सत्र के कुछ और दिन इस सवाल पर हंगामे की भेंट चढ़ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीडिया और ख़ासतौर से सच को सामने लाने वाले मीडिया संस्थानों और उनके पत्रकारों पर सरकारी शिकंजा कसते जाने के बारे में। मोदी जी की सरकार पर एक अरसे से सरकार से असहमति रखने वाले पत्रकारों, मीडिया संस्थानों को प्रताड़ित करने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे मीडिया संस्थानों को न्यूनतम विज्ञापन जारी करने से लेकर पत्रकारों को नौकरी से बाहर करवाने, कईयों को रासुका और राजद्रोह जैसे मुकदमे में फंसाने के आरोप भी लगते रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल के दिनों में दैनिक भास्कर ने कोरोना से हुई मौतों पर सरकार की जो गलत बयानी रही है, सरकार के जो आंकड़े रहे हैं, उनका सच उजागर किया। इसके साथ ही गंगा नदी के किनारे रेत में दबी हुई लाशें, गंगा नदी में तैरती हुई लाशों को सजीव रूप से तस्वीरों के साथ देश के सामने पेश किया। इसके अलावा जब चित्रकूट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक हो रही थी, उसे काफ़ी गोपनीय रखने की बातें कही गई और पत्रकारों क्या परिंदा तक को पर मारने की वहाँ पे छूट नहीं थी। वहाँ पे दैनिक भास्कर की एक रिपोर्टर ने जाकर के रिपोर्ट किया और लिखा कि आरएसएस का एजेंडा चादर मुक्त और फादर मुक्त भारत है। इस तरह की रिपोर्टें सामने लाए। इसके अलावे महंगाई का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, दैनिक भास्कर ने एक अलग ढंग की ही पत्रकारिता शुरू कर दी। मतलब काफ़ी जो सच को सामने लाने का जो साहस और जोखिम भरा साहस दिखाया दैनिक भास्कर ने, उसको लेकर के जब उसके ऊपर छापे पड़े तो जाहिर सी बात है लोगों के मन में शक तो होगा। क्योंकि सरकार कहती भले है, खुल करके कहती है कि साहब हम असहमति का स्वागत करते हैं, लेकिन अगर दैनिक भास्कर ने कोई गलत खबर प्रकाशित की हो, कोई गलत तस्वीर प्रकाशित की हो, आप उसका खंडन कर सकते थे। लेकिन इस समय उसके कार्यालयों और ठिकानों पर आयकर की जो छापे पड़े, उसको देश के लोगों ने या मीडिया के लोगों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला ही माना है। अगर किसी व्यक्ति, संस्थान, अखबार और मीडिया संस्थान ने भी आयकर मामलों में कुछ गलत काम किया है या मनी लॉन्ड्रिंग की है तो उसकी जांच होनी ही चाहिए। उसके खिलाफ कानून को अपना काम भी करना ही चाहिए, इसमें कहीं कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन सवाल इस छापेमारी की टाइमिंग और अमित शाह जी की भाषा में कहें तो कोरोना राजी को लेकर के भी है। अगर इस अखबार ने कुछ भी
गलत किया था तो उसकी जांच और इसके कार्यालयों पे आयकर के छापे उस समय भी पढ़ सकते थे जब यह अखबार सत्तामुखी था और इसकी खबरें गोदी मीडिया से कुछ अलग नहीं दिखती थी। ऐसे समय में ही उस पर छापे क्यों पड़े जब वह सरकार की नाकामियों और संघ परिवार का सच सामने ला रहा है? यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि इसी दिन उत्तर प्रदेश के एक और बेबाक टीवी चैनल भारत समाचार और उसके संपादक ब्रजेश मिश्रा, उनके तेज तर्रार पत्रकार वीरेंद्र सिंह तथा चैनल से जुड़े कुछ अन्य लोगों के कार्यालय और ठिकानों पर भी आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने छापेमारी की। इससे पहले यही काम एक और न्यूज़ पोर्टल यूट्यूब चैनल न्यूज़ क्लिक के साथ भी हुआ था। भारत समाचार की तरह ही न्यूज़ क्लिक भी अपने सीमित संसाधनों के जरिए यूपी सरकार से लेकर केंद्र सरकार के गलत कार्यों, कोरोना महामारी से निपटने में सरकार की लापरवाही और नाकामियों को उजागर करते रहा है। भारत समाचार तो उत्तर प्रदेश का सबसे लोकप्रिय चैनल एक तरह से हो गया है, हिंदी का चैनल हो गया है, जो सरकार की गलतियों, सरकार की नाकामियों, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में जितने बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई, दलितों, पिछड़े जातियों के लोगों के साथ अत्याचार हुए, उनका उत्पीड़न हुआ, इन सारे का एक तरह से खुल करके निर्भीक ढंग से उसने सामने लाने का काम किया था। अच्छी बात यह है कि इन पत्रकारों और मीडिया संस्थानों ने इस तरह की सरकारी कार्रवाइयों और छापेमारी से डरकर सच का साथ नहीं छोड़ने का संकल्प जाहिर किया है। सरकार को भी अब जाहिरा तौर पे कह देना चाहिए कि उसके नेता कितना भी मजबूत लोकतंत्र की दुहाई देते रहें, लोकतंत्र का जो अनिवार्य तत्व असहमति है उसे हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार। उसके विरुद्ध कोई कुछ लिखेगा, बोलेगा और छापेगा तो उसके यहाँ छापे भी पड़ेंगे। यह बात याद रखने की है। आज बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे किसी और ताज़ा तरीन घटनाक्रम के बेबाक विवेचन के साथ। और हाँ, हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हों तो लाइक का बटन दबाकर इसे साझा करने न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपनी प्रतिक्रिया से अवगत भी कराएं। नमस्कार।